नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट ईवीएस का 15वां क्लास है, जिसमें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कि जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे एक साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ दिया देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है ऑप्शन ए है तना, ऑप्शन बी है जड़, ऑप्शन सी है पत्ती और ऑप्शन डी है फल। तो आपने पता है कि सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह जड़ होता है। ठीक है, जो सबसे पहले निकलता है वो भाग क्या होता है? जड़ होता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी, क्योंकि किसी भी बीज को आप अंकुरण के लिए जो छोड़ते हो तो सबसे पहला जो भाग निकलता है वो उसका क्या होता है? रूट होता है, जड़ होता है। अगला कह रहा है कि माड़ की उपस्थिति को जांच करने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो यहाँ पर जानते हैं कि माड़ की उपस्थिति की जांच करने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर नीला और काला रंग आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं कि माड़ के परीक्षण का एक आसान तरीका है जिसमें खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन का घोल डाला जाता है। यदि माड़ अनुपस्थित है तो आयोडीन का घोल नारंगी रंग का बनता है। ठीक है, अगर माड़ अनुपस्थित है तो इसका रंग कैसा बनेगा? नारंगी रंग का बनता है। और अगर माड़ उपस्थित है तो कैसा रंग बनेगा? नीला या काला, नीला या काला। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि माड़ अगर अनुपस्थित होगा किसी खाद्य पदार्थ में, माड़ की जांच कर रहे हैं और नारंगी रंग आ रहा है तो किसका है? तो वहां पे माड़ क्या है? अनुपस्थित है। ठीक है, और नीला और काला रंग आ रहा है तो मड क्या है? आपका उपस्थित है। तो इस प्रकार से आपका जो सही ऑप्शन होता है वो होता है ए, नीला और काला। ठीक है, क्योंकि ये पूछा है कि उपस्थिति की जांच करना है। अगर अनुपस्थिति की जांच करना है तो कैसा रंग आता? आपका नारंगी रंग आता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेरी बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन है बी है आपका विटामिन B2, ऑप्शन सी है विटामिन B1 और ऑप्शन डी है विटामिन B3। तो यहाँ पर जानते हैं कि विटामिन B1 के कारण जो होता है वह बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। ठीक है, बेरी बेरी नामक जो रोग होता है विटामिन B1 के कारण होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वह थायमीन है। अगला क्वेश्चन है पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? पटसन यानी बेसिक तौर पे इसको जूट से मिलाकर बनाया जाता है। जो हमारे यहाँ जूट के बारे में कहा जाता है, जूट, कपास, पटसन, तो ये पटसन अर्थात जूट जो होता है तो इसके बारे में पूछा गया। कपास जो होता है हम रुई कहते हैं। ठीक है, कपास को हम रुई कहते हैं। ठीक है, और पटसन जो होता है जो खेतों में मतलब कि जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पानी होती है वहाँ पर बेसिक तौर पे पटसन की खेती की जाती है, जूट होता है। तो पटसन का रेशा जो होता है पटसन के पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त होता है। पटसन या पाट या इसको मेस्टोम भी कहते हैं, मेस्टोम। ठीक है, पटसन पाट या मेस्टोम भी कहा जाता है। और भारत में पटसन की जो खेती है लगभग 582,000 एकड़ भूमि में होती है। और इसके लिए बेसिक तौर पे ये होता है कि इसमें जो उपयोग किया जाता है, इसका जो भाग उपयोग किया जाता है वो होता है आपका तना। तो पटसन या जूट का जो होता है वह तना वाला भाग उपयोग किया जाता है और इससे डोरियां या बाद या रस्सियां बनाई जाती है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? ऑप्शन ए है मूली, ऑप्शन बी है शकरकंदी, ऑप्शन सी है टेपियोका और ऑप्शन डी है आलू। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है ना कि जड़ और तना की पहचान करने में काफी समस्या होती है। ठीक है, कि कौन जड़ है कौन तना है। तो एक सामान्य से हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि वे फल जो पूर्ण रूप से पक जाते हैं उसके बाद भी उनमें रूट लगी होती है। जैसे कि आप मूली अपने पूरे परिपक्व अवस्था में फिर भी जब आप खेतों से निकालते हो तो इसमें हल्का फुल्का क्या होता है? रूट लगा होता है। शकरकंदी भी आप जब निकालते हो तो इसमें क्या होता है? रूट लगा होता है। गाजर में भी क्या होता है? रूट लगा होता है। लेकिन आप देखोगे आलू जब पूर्ण रूप से पक जाता है, जब इसको खेतों से निकालते हैं तो इसमें कहीं पर भी जड़ नहीं लगा होता है। आपने देखा होगा अदरक जो होता है ये भी जब पूर्ण रूप से पक जाता है तो इसमें कहीं पर रूट नहीं लगा होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, जो मूली है, शकरकंदी है, टेपियोका मुख्यतः केरल में प्रसिद्ध है और यह स्वीट पोटैटो की तरह, जिसे हम लोग हिंदी में कन्ना कहते हैं, गांव में बेसिक तौर पे कन्ना कहा जाता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटो कहा जाता है। तो उसी के प्रकार होता है टेपियोका और इसको स्थानीय भाषा में कप्पा कहते हैं। ठीक है, कप्पा टेपियोका। तो ये तीनों की तीनों क्या है? जड़ है और आलू क्या है? आपका तना है। तो मैंने सामान्य रूप से पहचानने का तरीका बताया कि जो पूर्ण रूप से फसल पक जाए उसमें अगर रूट लगा हुआ है तो वह क्या है? जड़ है। और अगर पूर्ण रूप से फसल पकने के बाद इसमें अगर रूट नहीं लगा है, जैसे आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उसमें जड़ लगभग क्या होते हैं? झड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तब वो खेतों से निकालते हैं तो जब उसमें जड़ और समाप्त हो जाते हैं तो वैसी चीजों को हम क्या कहते हैं? तना कहते हैं।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ठीक है, तो परजीवी का मतलब होता है वे पौधे जो किसी अन्य, मतलब परजीवी जंतु दे दे या परजीवी पौधा, तो जो किसी अन्य के ऊपर आश्रित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे कि मनुष्य भी क्या है? परजीवी है। ठीक है, परजीवी। और एक होता है परभक्षी। तो भक्षी का मतलब वो क्या करते हैं? मुख से भक्षण करते हैं। ठीक है, भक्षण करते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या है? परभक्षी में आ जाएगा। जैसे शेर क्या है? परभक्षी है। ठीक है, तो परजीवी और परभक्षी में अंतर बस इतना होता है कि जो परभक्षी होते हैं उनका क्या होता है? मुख होता है, लेकिन परजीवी जो होता है इनका कोई मुख नहीं होता है। जैसे कि अमरबेल का पौधा आप देखेंगे विभिन्न सारे पौधों पर लताओं की तरह लपटा होता है, और ये हर एक भागों से क्या करता है कि इससे एनर्जी को लेता है, इसका कोई पार्टिकुलर मुख नहीं है। तो इस प्रकार के पौधे को परजीवी, और जो किसी अन्य पे आश्रित होते हैं लेकिन जिनके खाने के लिए मुख होता है उसे हम परभक्षी कहते हैं। तो अमरबेल जो है एक प्रकार का परजीवी पौधा है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन ए है सहजन, ऑप्शन बी है मैपल, ऑप्शन ए ऑक और ऑप्शन डी है आम। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होता है आम, क्योंकि आम के जो फल खाते हैं, ठीक है, पशु भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, तो उसके जो बीज होते हैं, ठीक है, बीज जो होते हैं, ठीक है, उसको लोग क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक फेंकते हैं। पशुएं भी क्या करते हैं? आम को खाते हैं, खाते खाते जब उसका बीज निकलता है तो उसको यहाँ से खाना शुरू किए और यहाँ पर जाकर उसका बीज फेंक दिए। ठीक है, एक स्थान से खाना शुरू किए और दूसरे स्थान पर उनका बीज फेंक दिए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो रहा है? विस्थापित। तो यहाँ पर आम का जो बीज है वो क्या होता है कि पशुओं द्वारा क्या होता है? विस्थापित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? ठीक है, किसको बीज पत्र कहते हैं? तो यहां पर जानते हैं कि बीज पत्र, कि जिससे बीज क्या होता है? ढका होता है। ठीक है, जिससे बीज, जैसे आपने देखा होगा वर्तमान समय में मटर चल रहा है, तो मटर क्या होता है कि मटर की एक फली होती है और मटर इस प्रकार के बीज के पत्र द्वारा क्या होता है? ढका होता है। ठीक है, तो बीज की जो पत्ती होती है जिससे बीज क्या होता है? ढका होता है, जिससे बीज क्या होता है? ढका होता है, उसे हम बीज पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप देख पा रहे हो सही ऑप्शन क्या होता है? सी, बीज पत्री। जैसे आपने अरहर भी देखा होगा, अरहर, तो अरहर क्या होता है? इसी प्रकार से क्या होता है कि एक पत्र के द्वारा ढक, उसके बीज क्या होते हैं? एक पत्र से ढके होते हैं। आपने सरसों भी देखा होगा, इसी प्रकार से बीज जो होते हैं पत्र से ढके होते हैं। मटर भी आपने देखा होगा, ठीक है, मटर भी आपने देखा होगा इसी प्रकार। तो वह चीजें जो क्या कहते हैं? बीज को ढका रहता है। ठीक है, एक पत्री जिससे क्या होते हैं? बीज ढकी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीज पत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से सही एक्सप्रेशन आपका कौन कर रहा है? सी कर रहा है, बीज पत्ती। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो मुख्यतः आपने पता है कि जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं, जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें राइबोजोबियम नामक, ठीक है, राइबोजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जो क्या कहता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और यह क्या कहता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ठीक है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है इसको किस में बदलता है? नाइट्रेट में। ठीक है, और इसी नाइट्रेट को हम किस रूप में लेते हैं? प्रोटीन के रूप में। जैसे आपने पता है कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? दलहनी फसलों में। हमें पता है कि सोयाबीन में, लेकिन दलहनी फसलों में भी सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो राइबोजोबियम क्या कहता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन के रूप में लेते हैं। तो जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन को जोड़ने वाली बैक्टीरिया ग्रंथियां होती हैं। तो यहाँ पूछा है कि नहीं होती हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि स्वीट पी मतलब कि मीठी मटर, तो ये भी क्या है? दलहनी है। दूसरा है कि बगीचे वाली गार्डन या गार्डन पी, तो ये भी क्या है? मटर है। अगला है मूंगफली। मूंगफली क्या है? दलहनी फसलें, इससे की दाल और इसके भी तेल निकाले जाते हैं, तो इसमें भी क्या कहता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो जो आपका सही है जिसमें नाइट्रोजन की जड़ें मतलब नहीं पाई जाती, वो कौन सा है? आपका तुलसी। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, तुलसी। ठीक है, अगला है कि पत्तियों में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है आपका पटल, ऑप्शन बी है सिरा विन्यास, ऑप्शन सी है मध्य सिरा, और ऑप्शन डी है वृत्त या पर्णवृत्त। तो जो पत्तियों में सिरा और छोटी सिराओं का व्यवस्था होता है उसे हम क्या कर लेते हैं? सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, सिरा विन्यास। क्या होता है? तो आपने देखा होगा, ठीक है, कि पत्तियों में सिरा विन्यास दो प्रकार की होती हैं, एक होता है जालीदार और दूसरा होता है समानांतर सिरा विन्यास। तो जालीदार का मतलब ये होता है, जैसे आपने आम की पत्ती को देखा होगा, आम की पत्ती में, ठीक है, आप जब ऐसे धूप में करके देखोगे तो उसमें क्या होता है? जाली जाली जालीनुमा इस प्रकार से, ठीक है, व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये इस प्रकार से होता है और इसमें जालीनुमा सिराएं पाई जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं?
दार सिरा विन्यास। ठीक है, और आपने देखा होगा जैसे कि केले का पत्ता, केले का जो पत्ता होता है वो भी इसी प्रकार से होता है, लेकिन उसमें इस प्रकार, उसमें क्या होता है, समानांतर सिरा विन्यास। इसमें इस प्रकार की चीज देखने को हमें नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है, बस इस प्रकार से। तो ये आपका होता है समानांतर सिरा विन्यास। तो पत्तियों में छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या कहलाता है, सिरा विन्यास। और आपसे अगर पूछे कि सिरा विन्यास कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, जालीदार सिरा विन्यास और समानांतर सिरा विन्यास। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि जितनी भी पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास होते हैं वो क्या होते हैं, द्विबीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री। और जो समानांतर सिरा विन्यास रखते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक बीजपत्री होते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री। और इनकी जो जड़ें होती हैं समानांतर सिरा विन्यास की, इनकी जड़ें जो होती हैं वो होती हैं आपकी झकड़ा। आपने सुना होगा झकड़ा जड़ और मुसला जड़। तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, झकड़ा होती हैं, और इनकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, मुसला। ठीक है, मुसला जड़ की एक ही जड़ होगा, मोटा सा। ठीक है, और उससे अलग अलग मोटी मोटी जड़ें निकली होंगी। लेकिन झकड़ा जड़ क्या होता है कि कई सारी इसमें छोटी छोटी जड़ें होती हैं। तो जिसमें समानांतर, जिनके पौधों की पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है वो क्या होते हैं, आपके एक बीजपत्री, और इनकी जड़ें कैसी होती है, झकड़ा। और जिनके पौधों की पत्तियों में जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है वो क्या होते हैं, द्विबीजपत्री, और इनकी जड़ें कैसी होती हैं, मुसला। ठीक है, और इनकी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या कहलाता है, सिरा विन्यास कहलाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सबसे पहले जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवों के मरने से और उनके सड़ने गलने से जो ईंधन प्राप्त होता है, और यह 1 या 2 दिन का परिणाम नहीं है। ठीक है, यह लाखों करोड़ों वर्षों का परिणाम। जैसे जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, पेट्रोलियम आता है, कोयला आता है। तो पेट्रोलियम और कोयला किससे बना है, हरे पेड़ पौधों के सड़ने गलने से, जीव जंतुओं के मरने से जो पृथ्वी दबी, उससे क्या बना कि आपका जीवाश्म ईंधन बना। तो यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सारी के सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन में आते हैं। लेकिन लकड़ी यहां पे केवल का है। अच्छा, यही लकड़ी लाखों करोड़ों वर्षों तक जब भूमि में दबा रहता है तो इसी के दबने से क्या बनता है, कोयला बनता है, पेट्रोल बनता है, प्राकृतिक गैस बनता है। लेकिन केवल जो लकड़ी है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है, यह आपका जो है कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी। अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत यहां पे जानते हैं कि परंपरागत स्रोत उसे कहते हैं कि जिस ईंधन का उपयोग हमारे पूर्वज पहले से करते हुए आ रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत का मतलब है कि जिसे हमने आधुनिक युग में करना शुरू किया है। जैसे कि हम लोग जो है एलपीजी, ठीक है, एलपीजी हो गया, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा हो गया। ठीक है, इनका प्रयोग हमने वर्तमान समय में करना शुरू किया। नाभिकीय ऊर्जा हो गया, एलपीजी हो गया, ठीक है, इनका प्रयोग हमने वर्तमान समय में करना शुरू किया। लेकिन हमारे जो पूर्वज, जैसे यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा, ठीक है, ज्वारी ऊर्जा का उपयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे। भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग हमारे पूर्वज नहीं करते थे। लेकिन हम लोग जीवाश्म ईंधन में क्या आता है, जैसे कि पेट्रोलियम, ठीक है, कोयला, ठीक है, इन सारी चीजों का प्रयोग हमारे पूर्वज भी करते थे। सौर ऊर्जा भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों के बीच में आपको चूज करना होगा, अगर जीवाश्म ईंधन सही नहीं रहेगा, अगर जीवाश्म ईंधन ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप किसको सही करोगे, सौर ऊर्जा को। लेकिन जब जीवाश्म ईंधन दिया है ऑप्शन में, ठीक है, तो हम किसको सही करेंगे, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में जीवाश्म ईंधन को। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी वाला। तो पुनः मैंने बताया समान रूप से कि जिस ईंधन का प्रयोग हमारे पूर्वज काफी लंबे समय से हमारे पूर्वज करते थे, अगर उन ईंधनों का उपयोग आज भी हो रहा है तो उस प्रकार के ईंधनों को क्या कहते हैं हम लोग, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और जिस ईंधनों का प्रयोग हमने आधुनिक समय में करना शुरू किया, जैसे ज्वारी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, इनका प्रयोग हमने करना शुरू किया, हमारे पूर्वज इसका प्रयोग नहीं करते थे, इसे हम क्या कहते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और जितने भी आपके परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं वही सारे आपके क्या हैं, नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा के स्रोत भी आ जाते हैं। ठीक है, अगला है पौधे के ऊपरी भागों से वाष्पन के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं। तो आपने पता है कि पौधों की पत्तियों से क्या होता है, वाष्पन की क्रिया होती है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला है हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है। ठीक है, हिमालय में एक मेपल नाम का औषधि पौधा पाया जाता है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखेंगे। ऑप्शन है कि अन्य स्थानिक, ऑप्शन बी है प्रचुर या बाहुल, और ऑप्शन सी है स्थानिक, और ऑप्शन डी है संकटपन्न। तो संकटपन्न उसे कहते हैं जो लगभग अब समाप्ति के कगार पे है। वे पौधे जो लगभग समाप्ति के कगार पे हैं उसे हम लोग संकटपन्न प्रजातियों के नाम पे रखते हैं।
अन्य स्थानिक का मतलब कि अन्य स्थानों पर भी पाया जाता है। प्रचुर बाहुल मतलब कि जो बहुत अधिक मात्रा में हर जगहों पर पाया जाता है, ठीक है, हर जगहों पर पाया जाता है, उसे प्रचुर या बाहुल कहते हैं। स्थानिक का मतलब होता है कि केवल एक स्थान पर पाया जाता है, उसके अलावा अन्य किसी स्थानों पर नहीं पाया जाता है। तो जो मेपल एस है, ठीक है, मेपल नाम का जो पौधा है वो केवल और केवल हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, इसके अलावा अन्य किसी क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका स्थानिक पौधा हो जाता है। अगला है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा पृथ्वी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सौर मंडल में पृथ्वी से छोटा के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मंगल, फिर है आपका बुध, और फिर है बृहस्पति, और उसके बाद है शनि। तो देखो यहाँ पे पृथ्वी से छोटा दो ग्रह हैं, एक है मंगल, एक है मंगल और दूसरा है बुध, ठीक है। तो इनमें से भी, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, और दूसरे नंबर का कौन है, आपका मंगल है। तो आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे कि जब दोनों ऑप्शन दिया है तो सबसे छोटा कौन सा है, आपका बुध है। बोध करके देता तो हम दोनों कर देते, लेकिन दोनों में से एक को चुनना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। अगर बुध नहीं रहता तो हम किसको सही करते हैं, मंगल को। तो पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है, आपका बुध होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सबसे छोटा कौन सा है, बुध है, और दोनों ऑप्शन में दिया, बोध करके नहीं दिया, तो दोनों में से एक को चुनना है, तो हम एक को किसको चुनेंगे, बुध को। और अगर बुध ऑप्शन में नहीं रहता तो हम किसको करते हैं, मंगल को। और बोध करके देता तो हम कहते हैं ए और सी दोनों सही है, ठीक है। हालांकि एक को चुनना है, तो यहां पर केवल और केवल कौन सा सही होगा, आपका सी वाला बुध। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कह रहा है कि लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों की कंठस्थ करने वाली कला को विकास करना। तो आपने पता है कि रटने की चीजों को मना किया गया है, तो यह गलत है। तीसरा कह रहा है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन को महत्व पर जोर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सीखने और वर्णन, यहाँ पे कह रहा है कि वर्णन जो हम व्याख्या करते हैं उसके महत्व को जोर देना, कि हम व्याख्या करके चीजों को सिखाते हैं, तो ये भी आपका गलत होता है। और अगला कह रहा है कि वातावरण संबंधी मुद्दों को पहचानना और प्रत्याहन करवाना। प्रत्याहन का मतलब होता है आपका कि उन्हें क्या करना, रिकॉल करना, ठीक है, उन्हें पुनः याद करना। तो ये भी एक तरह से स्मरण में आ जाता है, ठीक है। प्रत्याहन मतलब एक आपका स्मरण में आता है, तो रटने वाली चीजों को मना किया गया। तो यहाँ पे लिंग संबंधी विषयों तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना, ठीक है। एक होता है आलोचना, आलोचना की केवल और केवल बुराइयां करेंगे, और समालोचना का मतलब होता है कि उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्षों को ध्यान देंगे। जहां पर वह अच्छा है मतलब अच्छा है, और जहां पर बुरा है वह क्या है, बुरा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समालोचनात्मक तरीके से देखना। तो सबसे अच्छा उद्देश्य क्या है आपका, कि लिंग संबंधी विषय तथा हास्याकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। तो ये आपका सही होता है ए वाला ऑप्शन। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में अवश्य अपने कमेंट को दे सकते हैं, और कहीं पर कोई त्रुटियां नजर आ रही हो तो उस त्रुटियों को भी आप हमें बता सकते हैं, कि अगले सेशन में उसका हम सुधार कर सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।